बेटानगंज नाम का एक गांव था जहां पर कुलदीप अपनी गर्भवती पत्नी विनीता को लेकर आया था। कुलदीप को इस बात की भनक भी नहीं थी कि इस गांव में एक ऐसा श्राप है जो उसके होने वाले बच्चे को खतरे में डाल सकता है। कुलदीप ने बेटानगंज में एक नया घर ले लिया था और उसकी पत्नी विनीता 8 महीने की गर्भवती थी। एक दिन जब कुलदीप बाजार से सब्जी खरीद रहा था, उसी समय एक सब्जी वाला कुलदीप से बोला, जी आपको कभी देखा नहीं आ जाता, सिर्फ सुना है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कुलदीप है, मैं इस गांव में नया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या सुना है? यही कि कोई गांव में आया है अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर। दरअसल मैं भी इस गांव का नहीं हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, इस गांव के सारे आदमी बाहर गांव से यहाँ आते हैं और यहाँ की लड़की से शादी करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों? नहीं, जाने दो। लो तुम्हारी भिंडी, अब तुम घर जाओ। ईश्वर करे कि तुम्हारी पत्नी को लड़की हो। कुलदीप को सब्जी वाले की बात कुछ खटकती है, मगर वो उसकी बात को अनसुना करके अपने घर चला गया। थोड़े ही हफ्तों बाद विनीता ने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम कार्तिक रखा। मगर जैसे ही कुलदीप विनीता से मिलने आता है तो वो देखता है कि विनीता कार्तिक को देखकर रो रही है। ये देखकर कुलदीप विनीता से पूछने लगता है, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो कार्तिक को देखकर? ये तो खुशी का समय है, हमें एक लड़का हुआ है। चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा कार्तिक सिर्फ 9 दिन ही जिएगा, मेरा बेटा। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे इस गांव की औरतों ने बताया कि जो लड़का इस गांव में पैदा होता है वो 9 दिन बाद गायब हो जाता है। ये इस गांव का श्राप है। इसीलिए इस गांव में जितने भी आदमी हैं वो सब बाहर के गांव से आए हैं और यहाँ उनकी संख्या भी बहुत कम है। क्या? कुलदीप सोच में पड़ गया और विनीता को आश्वासन देता है, विनीता मेरी पत्नी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कार्तिक को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर कुलदीप बाजार की ओर भागता है और उस सब्जी वाले के पास जाता है और उससे कहता है, मेरी मदद कीजिए, आपको मुझे इस श्राप के बारे में बताना होगा। मुझे लड़का हुआ है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम भाई क्या बात कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सब्जियां चाहिए तो बोलो, ये श्राप वगैरह की कहानी मैं यहाँ नहीं बेचता हूँ। देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन है। गुलशन जी, मैं श्राप को तोड़ दूंगा, आप बस मुझे पूरी कहानी सुनाइए। ठीक है, मैं तुम्हें गांव के जंगल में बैठे एक साधु जी के पास ले जाऊंगा। उन्हें मैं जानता हूँ, अगर मैं कहूंगा तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चलो। गुलशन अपनी सब्जी का ठेला धक्का देकर बंद कर देता है और कुलदीप को जंगल की ओर ले जाता है, जहाँ साधु अपनी साधना में लगे हुए थे। जैसे ही गुलशन और कुलदीप साधु के पास पहुँचते हैं, साधु अपनी आंखें खोल लेते हैं। आओ गुलशन, आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? और तुम अपने दोस्त को भी साथ लाए हो, कोई परेशानी है क्या बेटा? साधु जी, ये मेरा दोस्त है। ये इस गांव में अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर आया था, बिना इस गांव को जाने, और अब इसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। साधु महाराज, मुझे इस श्राप के बारे में जानना है। मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। उसे पैदा हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है, मगर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा, मगर इससे पहले मुझे इस श्राप के बारे में जानना होगा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बेटा। आओ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें उस मां की कहानी सुनाता हूं जिसकी पीड़ा ने इस गांव को ऐसा श्राप दिया। कई साल पहले एक गर्भवती औरत बेटानगंज में आई थी। उसका पति तब गुजर गया था।
जब वो 8 महीने की गर्भवती थी, उसने बेटानगंज आकर अपना घर बसाया, इस उम्मीद में कि अगर कोई मुश्किल उस पर आएगी तो बेटानगंज वासी उसकी मदद करेंगे। उसके पति के बचे हुए थोड़े बहुत पैसों से वो हर दिन कुछ खाने के लिए लाकर गुजर बसर करती थी। एक दिन जब वो बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में गांव का मुखिया मिलता है और उससे कहता है, अरे आप कहाँ ऐसी हालत में बाजार जा रही हैं? आपका पति कहाँ है? मदद नहीं करता क्या? जी, मेरे पति का तो देहांत हो गया है, मैं अकेली ही रहती हूँ। ओह, मुझे माफ कर दीजिए देवी। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक आकर मांग लेना। आखिर मैं इस गांव का मुखिया जो ठहरा। जी बिल्कुल मुखिया जी। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे आज एक घर का मुआयना करने जाना है। अच्छा लगे तो कब्जा कर लूंगा। क्या? मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ देवी जी। चलिए मैं चलता हूँ। गांव का मुखिया लालची और धोखेबाज था, और वो मुखिया कम बाहुबली ज्यादा था। मुखिया उस औरत के घर की ओर चला जाता है और उसके घर को देखकर उसके मन में लालच उठता है। वो उस घर पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो औरत सब्जियां लेकर घर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे पर पहले से ही 2 चप्पलें रखी हुई हैं। वो घर के अंदर जाती है और मुखिया को वहां देखकर कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरा घर है जिसे मेरे पति ने अपने देहांत से पहले मेरे लिए खरीदा था। कब खरीदा था? ये घर मेरा है और मैं यहाँ पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। ये लीजिए, मेरे पास तो कागज भी हैं। मुखिया ने झूठे कागज बनाकर उस औरत को दिखा दिए और उस औरत के घर के कागजों को फाड़कर फेंक दिया। वो औरत सब समझ गई और उसने मुखिया से कहा, ये गलत है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मेरे साथ ऐसा न कीजिए। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या है? बस मेरे घर से बाहर निकल जाओ अभी के अभी। उस औरत को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। फिर उसका वो दिन भी आया जब वो औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। 2 दिन वो एक तबेले में रही, मगर खाना ना होने के कारण उसकी हालत और भी बिगड़ गई। वो पूरे गांव से खाने की भीख मांगती रही, मगर गांव वाले उसे सिर्फ रूखा सूखा और बचा हुआ खाना ही देते। उसके बेटे को जन्म लिए हुए 8 दिन हो चुके थे और वो काफी बीमार हो चुका था। मेरे बेटे, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ, जरा भी चिंता मत करो। तुम सिर्फ 8 दिन पहले पैदा हुए हो, मगर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने सबसे खाना मांगा, पैसों की भीख मांगी, मगर बेतानगंज के गांव वालों ने उसकी जरा भी मदद नहीं की और 9वें दिन उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। तभी वो औरत गांव के बीचों बीच जो पेड़ था वहां जाकर खड़ी हो गई और उसने
पूरे गांव को श्राप दे दिया। इस गांव का नाम बेतागंज है, मगर इस गांव ने मेरे बेटे को 9वें दिन निगल लिया। इसलिए मेरा श्राप है कि जब भी इस गांव में किसी को बेटा होगा, मेरी आत्मा 9वें दिन उसे लेकर चली जाएगी। उस दिन के बाद से जब भी इस गांव में कोई लड़का पैदा होता है, वो 9वें दिन गायब हो जाता है। और इसीलिए गांव में शादी करने के लिए लड़के दूसरे गांव से आते हैं। साधु महाराज, इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय तो होगा ना? एक उपाय है, मगर तुम्हारे लिए वो बहुत मुश्किल हो सकता है कुलदीप। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं साधु महाराज, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने बेटे को त्यागना होगा। तुम्हें अपने बेटे को उस औरत को समर्पित करना होगा, वो भी गांव के बीचों बीच जो पेड़ है उस जगह पर। इससे अच्छा तो आप मुझसे मेरी जान ही मांग लेते। अब यही एक रास्ता है कुलदीप। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, मगर जहां भी रहेगा खुशी से रहेगा। उस औरत ने बहुत कुछ सहा है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये करना चाहते हो या नहीं। कुलदीप और गुलशन अपने घर लौटने लगते हैं। रास्ते में गुलशन कुलदीप से कहता है, क्या तुम अपने बच्चे को त्यागने वाले हो? हाँ, मैं अपने कार्तिक को उस औरत को समर्पित कर दूंगा और इस श्राप को तोड़ दूंगा, ताकि जो दर्द मुझे होने वाला है वो आगे से कभी किसी और को सहना ना पड़े। कुलदीप अपने घर जाता है और अपनी पत्नी विनीता को सारी बातें बताता है। जिसे सुनकर विनीता चीख उठती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। मैं कभी कार्तिक को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं खुद नहीं चाहता कि कार्तिक हमसे दूर जाए, मगर अगर हमने अपने कार्तिक को उस औरत को नहीं दिया तो 9वें दिन कार्तिक अपने आप गायब हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां गया। इससे अच्छा तो यही है कि हम कार्तिक को उस औरत को ही समर्पित कर दें, जो उसे खुशी से रखेगी। विनीता कुलदीप की बात मान लेती है और अगले दिन कुलदीप और विनीता उस पेड़ के नीचे जाते हैं। उनके साथ गुलशन भी होता है। कुलदीप कार्तिक को पेड़ के नीचे रख देता है और कहता है, हे मां, तुम भी एक मां थी और तुम्हारे बेटे की किसी ने मदद नहीं की। मैं उस समय यहां नहीं था, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मगर तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूं। बेटे को खोने का दर्द बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए मैं भी अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ता हूं। उसका ध्यान रखना। पेड़ के नीचे एक तेज रोशनी आती है और कार्तिक वहां से गायब हो जाता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, खुश रहना मेरे बेटे, खुश रहना। गुलशन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विनीता और कुलदीप अपने घर लौटने लगते हैं। उनके साथ साथ गुलशन भी कुलदीप के घर पहुंचता है। जैसे ही कुलदीप घर पहुंचता है, वो देखता है कि कार्तिक घर पर ही है और वो औरत उसे खिला रही है। वो औरत कुलदीप को देखकर कहती है, बच्चे को खो देने का दर्द मैं समझती हूँ और तुमने मेरे लिए अपने बेटे को त्याग दिया। मैंने ये श्राप इस गांव को दिया था क्योंकि यहाँ कोई अच्छा इंसान नहीं था जो जरूरतमंद की मदद करे, मगर आज मैंने तुम्हें इस गांव में पा लिया। तुमने इस पूरे गांव की मदद की है।
इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो औरत वहां से गायब हो जाती है। मतलब अब ये गांव इस श्राप से मुक्त हो गया है? हाँ, उस औरत नहीं, उस माँ ने इस गांव को माफ कर दिया है। हाँ, अब मैं जाकर पूरे गांव को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। मैं अभी आता हूँ। हाँ। गुलशन जाकर पूरे गांव को बताने लगता है कि गांव अब श्राप से मुक्त हो गया है। दूसरी ओर कुलदीप और विनीता दोनों कार्तिक को पकड़कर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।